पिछले एपिसोड में मास्टर यांग ने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया था और हाओचन से कहा था कि अब सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि हाओचन अबाओ के ऊपर काफी गुस्सा हो गया होता है और कहने लगता है कि तुमने ये करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, इसीलिए चाहे अब तुम जहाँ कहीं भी हो मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े जरूर करूंगा और ग्रैंडपा यांग का बदला जरूर लूंगा। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि अबाओ को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और फिर वो कहने लगता है कि हाओचन तुम इसके बारे में कोई चिंता ना करो क्योंकि मैं भी असल में इसी का वेट कर रहा हूँ। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हाओचन के सभी साथी भी इस बात से काफी डर गए थे और इसीलिए उनको हाओचन के बारे में चिंता होने लगती है। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि सायर भी इसके बारे में सोचकर काफी परेशान हो गई होती है और फिर वो कहने लगती है कि मुझे तुम्हारे बारे में काफी चिंता है लेकिन इसके बाद भी मैं चाहती हूँ कि तुम हर किसी को बचाओ। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि हाओचन भी इसके लिए रेडी होता है, इसीलिए वो इसे कहने लगता है कि तुम इसके बारे में कोई चिंता ना करो क्योंकि मैं भी असल में इसके लिए कुछ भी करने के लिए रेडी हूँ और मेरे पास में जो भी है मैं उसे दे दूंगा। इसके बाद वो इसे कहने लगता है कि तुम कोई चिंता ना करो क्योंकि मैं असल में वापस जरूर आऊंगा क्योंकि मैं तुम्हें और हर किसी को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। इसके बाद वो इसे कहता है कि अब कोई भी सेक्रीफाइस नहीं होगा, ये मेरा तुमसे प्रॉमिस है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सायर को इसके ऊपर पूरा यकीन होता है लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो इसके बारे में सोचकर काफी उदास होती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर यांग के मौत से सभी काफी उदास हो गए थे और तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वेनजाओ और बाकी सभी भी यहाँ पर आ जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वेनजाओ इसके बारे में सोचकर अपने आप पर काफी गुस्सा होने लगा था क्योंकि वो अपने ग्रैंडपा यांग को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाया। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि आखिरकार वो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता और फिर वो इनके सामने घुटने टेक कर रोने लगता है। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि सेंग्यू और बाकी सभी भी इस बात से काफी उदास हो गए थे और फिर वो वेनजाओ से कहते हैं कि तुम अपने ग्रैंडपा को लास्ट जर्नी पर जाने दो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि बाकी सभी भी यहाँ पर आ गए थे जो कि मास्टर यांग को गुड बाय बोलने के लिए आए होते हैं और वे इनके मौत की वजह से काफी उदास होते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मास्टर सेंग्यू इसके बारे में और कोई देरी नहीं करना चाहता और इनसे कहने लगता है कि अब हमें अपने अलायंस लीडर को गुड बाय बोलने का टाइम आ गया है जिसने कि इतने लंबे टाइम से हमें प्रोटेक्ट किया और वो डिफेंस और कोऑर्डिनेशन डिवाइन सील नाइट के नाम से जाना जाता है। इसके बाद वो इनसे कहने लगता है कि उसने काफी लंबे टाइम तक हमारा साथ दिया जिसके वजह से हम सभी उससे बहुत ही ज्यादा मिस कर रहे हैं। फिर वो आगे कहने लगता है कि उसने होली सिटी में सब कुछ को गार्ड किया और यही वजह है कि हम सभी ने उस पर बहुत ही ज्यादा ट्रस्ट किया। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि बाकी सभी भी उनके बारे में याद करके काफी उदास हो गए थे और इसीलिए वो काफी रोने भी लगते हैं। फिर मास्टर सेंग्यू आगे कहने लगता है कि वो थ्रोन से बंधा हुआ था जिसके लिए असल में उसने अपने फ्रीडम को सेक्रीफाइस कर दिया और यही वजह है कि हम सभी यहाँ पर इतने लंबे टाइम से सुरक्षित हैं। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे वेल आ जाते हैं जिसे देख ऐसा लग रहा था कि मानो वो भी असल में मास्टर यांग को मिस कर रहे हों। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि वे भी इसमें कोई ज्यादा देरी नहीं करते, इसीलिए वे एक एक करके मास्टर यांग को गुड बाय बोलने लगते हैं और वे सभी असल में इस समय काफी उदास भी हो गए थे। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि मास्टर हान वेनजाओ के पास आते हैं और उससे शांत कराने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि मास्टर हान भी काफी उदास होते हैं और वे मास्टर यांग को गुड बाय बोलते हुए कहते हैं मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम इस तरह से फ्री हो जाओ। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि उस छोटे लड़की की मदर काफी उदास हो गई थी क्योंकि असल में उसी को बचाने के लिए मास्टर यांग ने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया और इसीलिए वो कहने लगती है कि आप इसके लिए हमें माफ कर देना। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि वो लड़का भी असल में काफी उदास हो गया था और वो सीधे वेनजाओ के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वेनजाओ उसके आंसू को पोंछने लगता है और कहने लगता है कि तुम इसके बारे में ज्यादा चिंता ना करो। इसके बाद वो इसे अपने गोद में लेकर मास्टर यांग के पास आता है जहाँ पर वो लड़का मास्टर यांग को देख और ज्यादा उदास हो गया था और कहने लगता है कि मुझे बचाने के लिए आपका थैंक यू। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि बाकी सभी भी अपने आप को नहीं रोक पाते और वे भी काफी रोने लगते हैं। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि लिंचन अब इसमें कोई देरी नहीं करता और अब इस तरह से हम देखते हैं कि वो अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गया था ताकि अब वो इस तरह से मास्टर यांग को यहाँ से भेज सके। जिसके बाद हम देखते हैं कि आखिरकार मास्टर यांग की बॉडी यहाँ से गायब होने लगती है और वहीं सभी के हाथों से फूल अपने आप ही ऊपर की तरफ जाने लगे थे। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि इनको अपने सामने मास्टर यांग का सोल दिखाई देता है जिसे देख वे सभी पूरी तरह से शांत हो गए थे और वे सभी इनको बड़े ध्यान से देखने लगते हैं। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि वेनजाओ भी अपने आप को नहीं रोक पाता और वो इनके बारे में काफी याद करने लगता है। लेकिन अब आखिरकार हम देखते हैं कि मास्टर यांग के जाने का टाइम आ गया था और अब इसीलिए वे यहाँ से जाने लगते हैं। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि सभी इस नजारे से काफी उदास हो गए थे और फिर वे सभी उनको यहाँ से जाते हुए देखने लगते हैं। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वो छोटा लड़का इसके बारे में सोचकर काफी उदास हो गया था और फिर कहने लगता है कि क्या तुम इस गेम को कंटिन्यू करना चाहते हो। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि वेनजाओ भी इस बात से काफी गुस्सा होता है और कहता है कि ये खत्म जरूर होगा। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि लिन सिन काफी गुस्सा हो गया था और कहने लगता है कि मैं अब एलेक्सिर बनाने जा रहा हूँ क्योंकि चाहे अगले राउंड में कोई भी हो लेकिन मैं एलेक्सिर लेकर किसी भी तरह से सरवाइव करूंगा और फिर मैं उन डिमंस को जरूर मारूंगा। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि बेंगवान भी इसके लिए पूरी तरह से
से रेडी हो गई थी और कहती है कि चलो मटेरियल को हासिल करने के लिए चले। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि सीमा सियान भी इसके लिए रेडी हो जाता है और कहता है कि चलो उन सारे मैजिक क्रिस्टल को हासिल कर लें। लेकिन तभी शायर कहने लगती है कि मैं इटर्नल टावर में जाने वाली हूँ, क्योंकि शायद ऐसा हो सकता है कि वहाँ पर स्टारडोम एंड डेथ एरेना के बारे में कुछ पता चल जाए। मगर वहीं हम देखते हैं कि चेन को बेंजाओ के बारे में चिंता होने लगती है और इसीलिए वो उससे पूछने लगती है कि तुम कैसे हो। तब इस पर बेंजाओ कहता है कि मैं ग्रैंडपा से मिलने के लिए जा रहा हूँ और इसके बाद हम देखते हैं कि वो यहाँ से चला जाता है। मगर इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वो काफी गुस्सा हो गया था और फिर वो दौड़ते हुए आकर सीधे मास्टर यांग के स्टील थ्रोन के सामने आकर खड़ा हो जाता है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वो काफी गुस्से में लग रहा था और अब इस तरह से वो इसे एक्टिवेट करने की भी कोशिश करने लगता है। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि मास्टर हान भी इस बात से काफी हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि ये तो असल में प्रोटेक्शन एंड कंपैशन वाले स्टील थ्रोन का रेजोनेंस है। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि सेंग्यू भी इस बात से पूरी तरह हैरान हो गया था और कहने लगता है कि एनर्जी रिलीज तो असल में नॉर्मल असेसमेंट से नहीं है। तब इसके बारे में सुनकर मास्टर हान इस बात से काफी गुस्सा होने लगते हैं और कहने लगते हैं वो कौन है जो इसे जबरदस्ती एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहा है। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि चेन को भी बेंजाओ के बारे में चिंता होने लगती है, इसीलिए वो इसे रोकने के लिए कोशिश करने लगती है और कहने लगती है कि प्लीज तुम शांत हो जाओ। इसी के साथ वो इसे कहने लगती है कि मास्टर सिंग्यू ने कहा था कि ये तुम्हारे लिए सूटेबल नहीं है। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि थ्रोन की पावर ने आखिरकार बेंजाओ को दूर फेंक दिया था और फिर आखिरकार वो इसके बारे में कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो असल में इसके लिए इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और कहने लगता है कि ग्रैंडपा इसे पीछे छोड़कर गए हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि बहुत सारे चेंस भी आकर इसे रोकने लगते हैं, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि बेंजाओ इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और कहने लगता है कि मैं इसके लिए सूटेबल क्यों नहीं हो सकता। इसीलिए हम देखते हैं कि वो इसके लिए अभी भी कोशिश करने लगता है और कहने लगता है कि तुम मुझे एक्सेप्ट क्यों नहीं करते और ऐसा क्यों है कि मैं इसके लिए सूटेबल नहीं हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने बचपन के बारे में याद करने लगता है, क्योंकि उसी समय उसने पहली बार इसे देखा था और वो इसके तरफ पूरी तरह से अट्रैक्ट हो गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसके लिए फिर से कोशिश करने लगता है और कहने लगता है कि मैं तो असल में 9th रैंक वाला नाइट हूँ और असल में मैं तो हमेशा से गॉड थ्रोन में इंटरेस्टेड हूँ। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि यहाँ से आगे जा पाना इतना आसान नहीं होता। जिसके बाद वो कहने लगता है कि मैं ह्यूमैनिटी के लिए सब कुछ देने के लिए रेडी हूँ, यहाँ तक कि मैं अपने फ्रीडम को भी गिव अप करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन मैं असल में यहाँ से इतना आसानी से पीछे हटने वाला नहीं हूँ। अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो इसके बारे में सोचकर काफी गुस्सा होने लगता है और कहने लगता है कि ये मेरा क्यों नहीं हो सकता। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि चेन बेंजाओ के बारे में परेशान होने लगी थी, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि बेंजाओ कोई भी बात सुनने वाला नहीं होता और कहने लगता है कि ये सील थ्रोन मेरा क्यों नहीं हो सकता। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि सब कुछ पूरी तरह से शांत हो जाता है और फिर इसे अपने बचपन का नजारा याद आने लगता है। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि बेंजाओ दौड़कर मास्टर यांग के पास आता है और इनसे कहने लगता है कि मैं तो असल में आपको काफी टाइम से मिस कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपके साथ काफी टाइम से नहीं खेला। इसी के साथ वो इनसे कहता है कि मैंने तो अब प्रोग्रेस भी कर लिया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर यांग इसकी बात सुनकर हंसने लगते हैं और इससे कहने लगते हैं हाँ मुझे पता है कि तुम पहले से पावरफुल हो गए हो, जिसके वजह से मैं तो अब तुम्हें बहुत ही आसानी से नहीं पकड़ सकता। तब इस पर बेंजाओ कहने लगता है कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो फिर मैं अपने ग्रैंडपा के लिए एक नए सील थ्रोन को जीतूंगा, ताकि इस तरह से आप हर दिन मेरे साथ में रह सकें और आप जहाँ चाहें वहाँ जा सकें। तब इसकी ऐसी बात सुनकर मास्टर यांग काफी खुश हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि फिर तो मेरे लिटिल बेंजाओ के लिए बहुत ही ज्यादा सही होगा। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि बेंजाओ इसके बारे में याद करके काफी उदास हो गया था और फिर वो अब काफी थक भी गया होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि चेन तुरंत इसे आकर संभालने लगती है। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि बेंजाओ अब काफी उदास हो गया था और इसे कहने लगता है ऐसा लगता है कि मैं इसे हासिल नहीं कर सकता और केवल यही एक चीज है जो कि वो छोड़कर गए थे। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि बाकी सभी भी यहाँ पर आ गए थे और बेंजाओ इमोशनल होते हुए कहने लगता है कि मैं किसी सील थ्रोन को हासिल जरूर करूंगा जो कि सच में मेरे से बिलोंग करता हो, क्योंकि असल में हम देखते हैं कि बेंजाओ इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और कहता है कि मैं इसका बदला जरूर लूंगा। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग इस सील थ्रोन को हासिल करने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन असल में इनमें से कोई भी इसके लिए कामयाब नहीं हो पाता। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि बाकी सभी भी इस बात से काफी परेशान हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि इसके लिए कोई नया सक्सेसर बहुत ही जरूरी है। लेकिन असल में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों ने इसे ट्राई कर लिया था, लेकिन इनमें से कोई भी इसके लिए कामयाब नहीं हुआ था। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि मास्टर हान भी इस बात से काफी परेशान होते हैं और कहने लगते हैं कि नाइट हॉल के सभी लेवल 9 वाले नाइट ने इसके लिए पूरी तरह से ट्राई कर लिया, मगर असल में कोई भी इसके टेस्ट को पास नहीं कर सका। जिसके वजह से हम देखते हैं कि वे इसके बारे में सोचकर और ज्यादा परेशान हो जाते हैं और फिर कहने लगते हैं कि क्या सच में ह्यूमैनिटी खत्म होने वाली है। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि लिसिन यहाँ पर आ जाती है और कहती है कि मैं भी इसके लिए ट्राई करूंगी। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि सभी इस बात से काफी हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि वह तो अभी केवल लेवल 8 में है, जबकि लेवल 9 वाले इतने सारे लोग इसमें फेल हो गए और इसीलिए ऐसा कैसा हो सकता है कि वो इसमें पास हो जाए। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि लिसिन इतना आसानी
से, मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि लिसिन इतना आसानी से हार मानने वाली नहीं होती। इसीलिए वो मास्टर हान के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और इनसे कहने लगती है कि मैं भी इसके लिए ट्राई करना चाहती हूँ और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप मुझे इसके लिए अलाउ करें। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि लिसिन असल में इसके लिए अपने दिल से ट्राई करना चाहती है, क्योंकि ये तो असल में फ्रीडम से भी ज्यादा बेशकीमती है। मगर हम देखते हैं कि मास्टर हान और सेंगू इस बात से पूरी तरह से हैरान होते हैं और उनको कुछ भी समझ में नहीं आता कि वे इसके बारे में क्या करें। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हाओ चुन भी मास्टर यांग के मौत की वजह से काफी उदास हो गया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि सीनियर उसके पास आते हैं और उससे कहने लगते हैं कि एक लास्ट फ्लिकर भी तुम्हारे आगे वाले रास्ते को लाइट अप कर सकता है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इसके बारे में ज्यादा चिंता ना करो। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि हाओ चुन भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गया था और कहने लगता है कि मैं असल में किसी तरह से 5th कोरोना में पहुंचना चाहता हूँ ताकि इस तरह से मैं सब कुछ रोक सकूं, क्योंकि मैं असल में फिर से ये सब नहीं देखना चाहता और मैं नहीं चाहता कि अब और कोई सेक्रीफाइस करे। तब इस पर वो सीनियर इससे कहने लगता है कि ये रास्ता असल में इतना भी आसान नहीं है, जिसके वजह से तुम्हें इसमें स्टेप बाय स्टेप करके ही आगे जाना होगा और मैं असल में तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि तुम जैसे जैसे अगले स्टेप में जाओगे तब वहाँ का रिस्क उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा। इसके बाद वो इसे बताने लगता है कि सबसे पहले तुम्हें स्टारफील्ड के डार्केस्ट पार्ट में जाना होगा, जिसे कि असल में फॉरबिडन लैंड के नाम से भी जाना जाता है, और फिर इस तरह से तुम्हें वहाँ पर सेकंड इटर्नल हीरो को खोजना होगा जिनका नाम ये वुसुंग है। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि वो सीनियर अपने पावर का यूज करने लगा था और फिर वो हाओ चुन से कहने लगता है कि मैं अपने बचे हुए ताकत का यूज करने वाला हूँ ताकि इस तरह से मैं तुम्हें ऐसा आई दे सकूं जिसका यूज करके तुम स्टारिया स्काई को भी बहुत ही आसानी से देख सको। अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो इसे हाओ चुन को देने के लिए रेडी हो गया था और इसे बताने लगता है कि ये तुम्हें असल में स्टारफील्ड में गाइड करेगा ताकि इसके मदद से तुम्हें भी इसको आसानी से खोज सको। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सीनियर इसमें कोई देरी नहीं करता और फिर आखिरकार इसे हाओ चुन को दे देता है। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि हाओ चुन भी इस बात से काफी हैरान हो गया था, क्योंकि अब असल में इसके वजह से सीनियर की ताकत काफी खत्म हो गई थी और अब इसीलिए हाओ चुन भी इसके बारे में काफी परेशान हो जाता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि सीनियर को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती, इसीलिए वो इसे कहता है कि तुम इसके बारे में कोई चिंता ना करो, क्योंकि अब तुम्हें जितना जल्दी हो सके बाकी इटर्नल हीरो को खोजना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसे अपने जगह के बारे में इशारा करके बताता है और फिर इसे कहता है कि तुम मुझे वहाँ पर ले चलो। जिसके बाद हम देखते हैं कि हाओ चुन ने भी यहाँ पर लाकर इसे बैठा दिया था और फिर हम देखते हैं कि अब इसकी बॉडी पूरी तरह से कोलैप्स होने लगती है। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि सीनियर को इसके बारे में कोई गम नहीं होता और फिर वो हाओ चुन से पूछने लगता है क्या तुम्हें पता है कि यहाँ पर कितने स्टार्स हैं। लेकिन असल में हम देखते हैं कि हाओ चुन को इसके बारे में कोई अंदाजा नहीं होता। जिसके बाद वो इसे बताने लगता है कि इसमें टोटल 27,36,811 स्टार्स हैं। लेकिन असल में मैं तुम्हें एक बात बता देना चाहता हूँ कि मैं कोई स्मार्ट आदमी नहीं हूँ, क्योंकि मैंने असल में केवल इसी स्टूपिड मेथड का यूज किया है और इसी तरह से मैंने स्टारफील्ड को स्टडी किया है। फिर वो कहने लगता है कि हजारों सालों से हर दिन मैं स्टार्स को काउंट करते आ रहा हूँ, जिसमें कि मैं ट्राजेक्टरी को कैलकुलेट करता था और मैं किसी भी टाइम इसमें से किसी चीज को मिस नहीं करता था। इसके बाद वो इसे कहने लगता है कि मुझे यहाँ पर रहना होगा ताकि इस तरह से मैं स्टारफील्ड में होने वाले चेंज को मॉनिटर कर सकूं। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो हाओ चुन को सॉरी कहता है, क्योंकि वो अब असल में इसके साथ में यहाँ से आगे नहीं जा सकता और अब इसीलिए वो हाओ चुन से कहता है कि अब तुम्हें यहाँ से अकेले ही आगे जाना होगा। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि हाओ चुन को भी असल में इसके बारे में चिंता होने लगती है, जिस पर वो सीनियर उससे कहता है कि मैं असल में फाइटिंग में बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ, ना ही मैं असल में कोई हीरो हूँ, जिसके वजह से मुझे ज्यादा ताकत की जरूरत नहीं होती। इसीलिए अगर पूरी बॉडी भी यहाँ से गायब हो जाए तो भी असल में मुझे उसके बारे में कोई चिंता नहीं है, क्योंकि जब तक यहाँ पर मेरी आंखें हैं मैं असल में इस तरह से तुम्हारी आंखें बन सकता हूँ और फिर मैं तो असल में इस तरह से सभी इंसानों के लिए आंखें बन सकता हूँ, क्योंकि मैं तो असल में तुम्हें किसी भी तरह से गाइड करना चाहता हूँ ताकि मैं इस तरह से इस स्टारफील्ड के ऊपर नजर रख सकूं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अब यहाँ पर कोई देरी नहीं करना चाहता, इसीलिए वो हाओ चुन से कहता है कि अब तुम भी इसके लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि अब तुम्हें यहाँ से आगे जाना है। इसके बाद वो इसे समझाने लगता है कि तुम्हें असल में यहाँ से काफी आगे जाना है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम असल में पीछे मुड़ कर ना देखना जब तक कि तुम स्टार स्कैन में ना पहुंच जाओ। इसके बाद वो इसे कहता है कि तुम मेरे बारे में कोई चिंता ना करना, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि हम फिर से जरूर मिलें। इसके बाद हम देखते हैं कि उसने इसके यहाँ से जाने के लिए पोर्टल को भी ओपन कर दिया था। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि हाओ चुन भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गया होता है, इसीलिए हम देखते हैं कि वो भी यहाँ से जाने के लिए रेडी हो गया था। लेकिन इसी के साथ वो सीनियर से कहता है कि आप इसके बारे में कोई चिंता ना करो और मैं चाहता हूँ कि आप इसके बारे में थोड़ा सा वेट कर लो, क्योंकि उसके बाद मैं इसके बारे में कुछ न कुछ जरूर करूंगा और मैं आपको घर वापस लेकर जरूर जाऊंगा। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि सीनियर भी इसके लिए मान जाता है और अब इस तरह से हाओ चुन यहाँ से जाने के लिए रेडी हो गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि हाओ चुन मास्टर यांग और बाकी इटर्नल हीरो के बारे में भी याद करने लगता है और कहने लगता है कि उन्होंने इसके लिए बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस कर लिया, इसीलिए मैं भी उनके यकीन को बिल्कुल भी नहीं टूटने दूंगा और वैसे भी मैं तो असल में इसे ह्यूमैनिटी के लिए कर रहा हूँ और आखिरकार मैं इसे चेंज जरूर करूंगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते
देखते हैं कि अबाव हाओचन का मजाक उड़ा रहा था और कह रहा होता है कि पिछले डेथ मैच में एक छोटे से चूहे ने आकर यहाँ पर प्रॉब्लम कर दिया, लेकिन असल में इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तो उनको बहुत ही आसानी से खत्म करने वाला हूँ। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि बाकी सभी डिमन भी इसके लिए काफी एक्साइटेड हो गए होते हैं, जिस पर अबाव कहना लगता है कि अब कोई भी इसके बारे में चिंता ना करे क्योंकि स्टार डिमन ने लूप होल को ब्लॉक कर दिया है, जिसके वजह से अब कोई भी यहाँ पर नहीं आ सकता और अब इसीलिए कोई भी इसके बारे में डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो तीसरे राउंड को स्टार्ट करने के लिए रेडी हो गया था और कहता है कि असल में इसमें तो मासेकर होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि अबाव इसमें कोई देरी नहीं करता और फिर वो इसके लिए सबसे पहले ली जिंग जी को चूज करता है, लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि उसने इसके लिए और भी बहुत सारे लोगों को चूज कर लिया था क्योंकि वह असल में एक साथ में बहुत सारे डेथ मैच को स्टार्ट करने वाला होता है। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि इसमें चूज किए जाने वाले लोग इस बात से काफी हैरान हो गए थे और किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से यहाँ पर इतना सारा क्या होने लगा। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि बाकी सभी लोग भी इस बात से पूरी तरह से हैरान हो गए होते हैं और कहने लगते हैं कि डिमंस ने तो असल में एक साथ में 3 बैटलफील्ड को ओपन कर दिया, लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि वो और ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि डिमंस ने फिर एक और बैटलफील्ड को ओपन कर दिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि डिमंस का असली टारगेट असल में सिंगयू होता है और अब इसीलिए वे उसे कहते हैं कि तुम भी इसके लिए रेडी हो जाओ। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि हाओचन की मदर इस बात से काफी परेशान हो जाती हैं, इसीलिए वो दौड़कर सिंगयू को गले से लगाने के लिए जाती हैं, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि सिंगयू वहां से गायब हो गया था और इसीलिए वो इसके बारे में कुछ भी नहीं कर पाती, जिस पर सिंगयू कहता है कि मेरा वेट करो। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि सिंगयू भी बैटलफील्ड में आ गया था, जहां पर हम देखते हैं कि उसके सामने असल में और कोई नहीं बल्कि अनिंदा होता है और अब इस तरह से इसका सामना उससे होने वाला था। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि अनिंदा भी इसका सामने आकर खड़ा हो गया था और अब इस तरह से वो इसके ऊपर अटैक करने के लिए अपने पावर को भी एक्टिवेट कर लेता है। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि सिंगयू इस बात से पूरी तरह से हैरान हो गया था और कहता है कि ये तो असल में अनिंदा है। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि अनिंदा इसका सामना करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो गया था और फिर उससे कहने लगता है कि तुम जिस चीज के बारे में जानना चाहते हो उसके बारे में जानने के लिए तुम्हें सबसे पहले मुझे हराना होगा और अगर तुमने मुझे हरा दिया तो मैं तुम्हें उसके बारे में बता दूंगा। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर कर देना और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए भी एक्साइटेड हो तो इसके बारे में जरूर बताना।